Good evening, everyone. Thank you. October 2024, semester first, Master of Business Administration. Subject Economics for Managers. Subject code OMBA 133, live session 5. Today, we people are supposed to discuss the production and cost analysis. Firstly, try to understand what production is. प्रोडक्शन कहती क्या है, प्रोडक्शन होती क्या है. बेसिकली प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन शोज द रिलेशनशिप. अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करती हूँ, प्रोडक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन क्या है कि हमने क्या इनपुट दिया और उससे हमारा आउटपुट क्या था. प्रोडक्शन के केस में हम लोग थ्री वेरिएबल्स कंसीडर करके चलते हैं, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं: लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ योर्स. कैपिटल इज अ वेरिएबल फैक्टर. कैपिटल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि कैपिटल को हम कभी भी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. थर्ड आता है लेबर. लेबर इज आल्सो वेरिएबल फैक्टर. लेबर को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ये दोनों पैरेलल क्यों चलती हैं या साथ ही क्यों चलती हैं? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चीजें जो डिफाइन की जाती हैं, वो डिफाइन की जाती हैं एज इट इज. एज इट इज का क्या मतलब? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट पैरेलल क्यों डिफाइन की जाती है? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग निकालते हैं कि इनपुट क्या था. जब आउटपुट की बारी आती है तो उस टाइम पे वी पीपल ट्राई टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो करके हम लोग कभी भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट. तो ये दोनों चीजें पैरेलल ही चलती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर ही आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है. दैट इज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट इनकर्ड होगी ही नहीं. हम कुछ बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी ना, हम नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी. मेरे को पहले क्लियर करना था. आप लोगों को मीनिंग माइट बी क्लियर. प्लीज शो फुल स्क्रीन मैम. नाउ इट इज ओके फाइन विद यू पीपल. श्योर. प्रोडक्शन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जब भी हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, बोथ द फंक्शंस आर इंटरनल फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. both the functions are internal function of any organization. internal function क्यों है? क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट, हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोडक्शन क्या शो करता है? प्रोडक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. मेरे पास क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल था, मैंने उस रॉ मटेरियल को यूज करके कौन सा फिनिश गुड डिलीवर किया. तो प्रोडक्शन क्या शो करता है? दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. वहीं अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट आती है हमारी पर यूनिट. कॉस्ट कितनी आई उस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए. तभी मैं कह रही हूँ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट दे मूव हैंड इन हैंड. सेम आपकी इसमें लिखा भी हुआ है. Cost and production are two sides of the same coin. Cost must be incurred in order for there to be any product, but yet there can be no output without cost. अगर कोई भी आउटपुट नहीं है तो देयर इज नो कॉस्ट. अगर कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट के बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कह लो आप, रहती हैं. कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी.
सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है, हमारे पास थ्री फैक्टर्स, वी हैव ओनली थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फैक्टर्स की हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं या फिक्स फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर वो वाले फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट टेन्योर के अंदर बड़ी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट टेन्योर के अंदर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स में आपका आ जाता है कैपिटल। कैपिटल आप थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, कैपिटल हो गया लेबर। लेबर को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बट लैंड इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ फिक्स फैक्टर जिसको ना हम इतनी जल्दी अप कर सकते हैं ना डाउन कर सकते हैं। तो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट एनालिसिस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Production cover both the creation of tangible items and the delivery of any services, as long as it serves the need of the person who will be using the goods and services. The labor of actors, dancers, musicians, teachers, doctors, and other professionals who provide services to fulfill the needs of those who pay for them is production in some sense. The ability of goods and services to satisfy it is refers to the utility. So production is the process of changing raw material into a useful product. Factors of production already I have communicated to you as a common knowledge. A variety of inputs must be provided in order for the product to be produced or to create. Land, capital, labor, and resources are all referred as a production in economics. Cost and production are two sides of the same coin. Cost must be incurred in order for those to be any production, while on the other hand the chapter का जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरली प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, हम लोग कोई भी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज इन कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस। ठीक है, तो प्रोडक्शन में काफी सारे लॉज अप्लाई होते हैं कि हम लोग को कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कॉस्ट कहाँ तक हमें बियर करनी चाहिए, कहाँ पे हमें स्टॉप कर देनी चाहिए प्रोडक्शन। दीज आर द theories which has been defined under production analysis and cost analysis. प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली क्या है? प्रोडक्शन, हम लोग जब भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट थिंग जो हमें फिजिकल आउटपुट देती है, हमें क्वांटिटी देती है, क्वालिटी देती है, दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द इनपुट, तो दैट थिंग हैज कम अंडर द प्रोडक्शन फंक्शन। कोई भी लेंथ ऑफ द टाइम, मतलब कि टाइम जरूर लगता है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, बट दैट थिंग कम अंडर द प्रोडक्शन फंक्शंस। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, फर्स्ट कहता है प्रोडक्शन फंक्शंस विद सम फैक्टर वेरिएबल्स, प्रोडक्शन फंक्शन विद ऑल फैक्टर वेरिएबल्स। पहले हम लोग लेके चल रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन विद सम फैक्टर वेरिएबल्स, मतलब कि कुछ फैक्टर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट रन कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन कंसेप्ट के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कहता है प्रोडक्शन फंक्शन विद ऑल फैक्टर वेरिएबल्स, मतलब कि वी पीपल आर सपोज टू कंसीडर द लॉन्ग रन, जिसमें जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ। वेरिएबल फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब जैसे कैपिटल है, तो कैपिटल हम थोड़ी सी और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम थोड़ी सी कैपिटल और लगा सकते हैं। जैसे लेबर है, लेबर हम थोड़ी सी और लगा सकते हैं, एक लेबर और लगा दी, दो लेबर और लगा दी। बट जब हम लोग फिक्स फैक्टर्स की बात करते हैं, फिक्स फैक्टर्स मतलब मेरी जो लैंड है उसके ऊपर जो मशीनरी लगी हुई है उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं, इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद सम फैक्टर्स वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ production function is also known as law of variable proportionate, and in short concept it explains the relationship between input and output when some of the factors are not variable and
are fixed and try to find out the impact and output when only variable factors are increase in reliable. इसमें यूजली हम लोग एग्जांपल देते हैं, सपोज शॉर्ट रन है, मेरे घर पे कोई भी शादी रखी हुई है, आई नीड मतलब कि बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तो मेरे घर पे आज जैसे फ्राइडे है, संडे की मैरिज है, तो आई हैव ओनली 2 डेज। तो इन 2 डेज में मैं खुद की मिठाई नहीं बनवा सकता हूँ, आई हैव टू परचेज दैट स्वीट्स फ्रॉम अ शॉपकीपर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर ऑन लगा देंगे, कैपिटल और लगा देंगे, उसको कंसर्न पर्सन को बोलेंगे, तो वो शॉर्ट रन में क्या करेगा, कैपिटल और लेबर लगा के जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वो फुलफिल कर देगा। बट हम लोग अगर बात करेंगे उसी की लॉन्ग रन में, हमने ये कंसेप्ट करवाना है, तो हम लोग घर पे भी वो काम करवा सकते हैं, हम लोग कंट्रोल रेट पे वो काम करवा सकते हैं। हम वो चीज मेंटेन करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं लॉन्ग रन फैक्टर्स को। Production function with all other factors. This type of production function is known as the return to scale and a long-term concept. We can understand that it explains the impact on production when all the factors of productions are increased in the same proportion. Production is also totally based upon time. देखो प्रोडक्शन जो भी रहेगी that is based upon the time. नो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में हम फ्रिक्वेंटली उस चीज को चेंज कर पाए। Land in economy. Land has a specific meaning. It does not mean simple soil or earth. कोई भी चीज हम लोग लगाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि हमने कोई भी चीज अगर लगाई, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो प्रोसेस उतना टाइम लेगा, उससे पहले वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमने सपोज जैसे चावल भी लगाए हैं, तो चावल विल मतलब कि हम लोग लगाते हैं वो अप्रैल में या मई में, तो इट विल बी होंगे वो कब, एट द टाइम ऑफ नवंबर और अक्टूबर। इट विल टेक 5 और 6 मंथ्स, जो टेन्योर उन्होंने लेना है लेंगे। तो ये चीज भी किसमें कंसीडर की जाती है, ये भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कंसीडर की जाती है कि इसका टेन्योर भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, जो फ्रेमवर्क जो भी नेचर ने फिक्स किया है वो भी इसका फिक्स है। अपार्ट फ्रॉम और कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं इस चीज को, वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, नेचुरल क्लाइमेट कैसा है, whether the water is available or not, और the fertility of that particular land। तो यहाँ पे जब भी हम लोग लैंड की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, नेचुरल थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इस चीज में हम लोग प्रोडक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। दीज आर नेचुरल कैलामिटीज, जो चीज एक प्रोड्यूस होके हमें मिल रही है। बट पैरेलल साइड पे हम लोगों ने क्या कहा था, कॉस्ट विल मूव पैरेलल। तो इन सब चीजों में कॉस्ट हमारी उतनी लग रही है। ऑल दैट थिंग्स आर नॉट फ्री टू अस, बिकॉज हमने लेबर भी लगाई है, हमने कैपिटल भी लगाई है, हम पेस्टिसाइड्स भी लगा रहे हैं, हमने लैंड भी एक्वायर्ड की है फॉर 5 मंथ्स। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है, कॉस्ट जिसके पास होगी, उस चीज को बियर करने की कैपेसिटी जिसके पास होगी। नेक्स्ट आता है आपका लेबर। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। लेबर को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज फिजिकल वर्क जो भी करेगा दैट हैज बीन, मतलब कि दो तरह के लेबर होते हैं, फर्स्ट दैट इज स्किल्ड लेबर, सेकंड दैट इज अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वी रिक्वायर्ड इन कंसर्न ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल काम अगर हमने करवाना है, अनस्किल्ड वर्कर हमें लगवानी है जब हमने लेबर वाला काम करवाना है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। नेशनल अवार्ड विनर में एक पर्सन को नेशनल अवार्ड मिला, उस पर्सन ने वो कारपेट बनाने में इंटायर 2 इयर्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, मतलब 2 साल लगे उस पर्सन को वो कारपेट बनाने में। तो इसमें क्या लगा, लेबर लगी, टाइम लगा, और आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हुई। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। 2 साल एक लेबर एक कारपेट बनाने के लिए ऊपर लगा रहा है, मतलब कि नियर अबाउट 700 डेज अगर उस पर्सन ने लगाए हैं, 1000 पर डे भी हम अगर हम उसको पे करते हैं,
700 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब कि उस कारपेट की कॉस्ट 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी हो सकती है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन की कॉस्टिंग भी डिफाइन की जाती है। व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी द आउटकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया, हमने इंक्लूड की रेमुनरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर, कितना टाइम उस लेबर ने स्पेंड किया, क्या रॉ मटेरियल यूज किया, कि ठीक है, और क्या उसकी कॉस्टिंग निकल के आई, और व्हाट वाज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट किस किस के सामने प्रेजेंट किया गया, किसने उसको परचेज किया अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये चीजें स्पेशल ऑर्डर पे भी बनाई जाती हैं, ये चीजें लेबर के कंसर्न के ऊपर भी डिपेंड होती है, स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर भी डिपेंड होती है। इसमें भी जो हम लोग काउंट करते हैं, दैट हैज बीन काउंटेड अंडर द स्किल्ड लेबर। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर। लेबर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स। जो भी लेबर होती है, डेफिनेटली जो भी आपकी लेबर होती है, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन एफर्ट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेबर इज हाईली पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर टाइम। डेफिनेटली आपने देखा है, ताजमहल भी जिसने बनाया था, तो वो हम लोग कभी भी उन चीजों को स्टोर नहीं कर पाए। लेबर इज इन सेपरेट फॉर लेबरर हिमसेल्फ। लेबर इन सेपरेट कभी भी लेबर से नहीं हो सकती है। स्किल्ड होगी, एक पर्सन काम नहीं करेगा तो दूसरा पर्सन काम करेगा। अनस्किल्ड होगी, एक पर्सन काम नहीं करेगा तो दूसरा पर्सन काम करेगा। लेबर पावर डिफरेंट फ्रॉम लेबर टू लेबरर्स। Labor has a weaker bargaining power. Definitely, because suppose if the people are not getting any work, then they have weaker bargaining powers. अगर इनकी unions बन जाती हैं, even then the people are having strong bargaining powers. कैपिटल, जब भी हमारी कैपिटल की बात करते हैं हम लोग, तो दैट थिंग इज डिपेंड कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, हम लोग कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हैं, क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन हमने करनी थी, उसकी उतनी कॉस्टिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल मींस इनिशियल स्टेजेस पे वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें प्री डिटरमाइन करनी इन केस ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इकोनॉमिक कैपिटल रेफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच आर मैन मेड भी हो सकते हैं, डिफाइन एज अ प्रोड्यूस्ड मेड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ प्रोडक्शंस ऐसी होती हैं, सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर सपोज टू मैन्युफैक्चर एसी, एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, हम लोग एसी मैन्युफैक्चर करते हैं। उस केस में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होंगी वो ज्यादा रहेंगी, बिकॉज जो एसी सेल आउट होगा, दैट इज इन समर्स, नॉट इन विंटर्स। जब विंटर्स आएंगे फॉर 6 मंथ, दैट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी सेल आउट इन द मार्केट, दैट प्रोडक्ट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय अस। तो कैपिटल डिपेंड करती है इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, कौन से बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, क्या काम आप कर रहे हो, किस तरह का, कौन से स्ट्रीमलाइन का आपका बिजनेस है। सपोज हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया था नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, लैंड इज सच अ फैक्टर दैट इज बीइंग कंसीडर एज अ फिक्स फैक्टर, एंड कैपिटल उसमें हम लोग लगा रहे हैं, तो वी रिक्वायर्ड लेबर कैपिटल एज वेल एज लैंड। तो ये सारे रिसोर्सेज जो भी हमारे रहते हैं, वो हमारे कैपिटल रिक्वायर्ड इन केसेस में ज्यादा रहती ही रहती है। And it is not enough to say that production is a function of land, labor and capital alone, because the decision making power जो भी रहती है और the risk taking ability of an entrepreneur, which define the organization as well as the chief organizer of that particular entrepreneur, whether they want to involve themselves in that particular business or not। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक कंसर्न पर्सन होता है जो डिसीजन लेता है वेदर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है।
एक एंटरप्रेन्योर, एक चीफ ऑर्गेनाइजर है, रिस्क टेकर है, एक लीडर है, डिसीजन मेकर है, जो एक जॉब कर रहा है बीइंग अ मैनेजर एज वेल एज ऑर्गेनाइजर, जो डिफाइन करता है फंक्शंस एज वेल एज प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी कैपिटल स्पेंड करनी है या प्रोडक्शन के डिसीजंस हैं, जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, दैट हैज बीन टेकन केयर बाय द एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन। दे आर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, दे आर डिफरेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ प्रोडक्शन वन बाय वन। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड थी। हमारे पास क्या थी? 1 हेक्टेयर लैंड थी। उसके ऊपर हमने एक लेबर लगाया हुआ था। हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड थी, हमने उसके ऊपर 1 लेबर लगाया हुआ था। एंड जो मेरे को रिटर्न देता था लेबर, दैट वाज 1000 पर डे। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 1 हेक्टेयर जो एक फैक्टर था उसको हमने फिक्स रखा, दैट इज लैंड। लैंड हमारी 1 हेक्टेयर ही थी, हमने अनदर लेबर इंट्रोड्यूस किया। आउटकम इंक्रीज हुआ, बट इट वाज टर्न टू बी 1800। ठीक है, 1800 का हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो गया। बट जब हमने एवरेज निकाली उन दोनों चीजों की, इट विल बी 900 पर लेबर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहता है, अगर हम लोग और चीजें अप्लाई करते चले जाते हैं, while adding one more unit, the return from that particular unit goes on diminishing। जो हमारा वहां से रिटर्न निकल के आ रहा है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो अप्लाई होता है, द लॉ इज बीइंग अप्लाइड टू अ सिंगल वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग सिंगल वेरिएबल ऑफ फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। जैसे मैंने एक ही फैक्टर लिया, एक फैक्टर जो लिया मैंने लैंड लिया। अदर वेरिएबल फैक्टर जो हमने कंसीडर किया वो हमने कंसीडर किया लेबर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब जो उससे आउटकम आना शुरू हुआ, वो क्या होना शुरू हो गया, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया। एक लेबर मेरे को आउटकम दे रहा था 1000 की, हमने 2 लेबर इंट्रोड्यूस किए, तो मेरी आउटकम कितनी हो गई? 900। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न का यहाँ पे क्या मतलब है? वाइल एडिंग वन मोर यूनिट, जो मार्जिनल की डेफिनेशन होती है, मार्जिनल की डेफिनेशन कहती है वाइल एडिंग वन मोर यूनिट, द quantity derived from that particular unit goes on decreasing। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का ये मतलब है, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो उससे जो हमारा रिटर्न मिलता है वो कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में हम लोग एग्जांपल ऑफ कंज्यूमिंग वाटर नहीं लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में हम लोग फैक्टर्स कंसीडर करके चलते हैं। फैक्टर्स कौन से वाले, मैंने आपको पहले भी बताया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग कोई भी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की हम लोग बात क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है। आपको जो इसमें अंडरस्टैंड करना है वो ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, जो हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं वो हम लोग लेके चलते हैं यूटिलिटी में, वो बाद में आपको करवाऊंगी मैं।
बेटा वी इंट्रोड्यूस मोर लेबर, द रिवेन्यू गेट इंक्रीज डेफिनेटली, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। बट कभी भी हम लोग जब भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम और लेबर लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या एक्सप्लेन करना था, जो लॉ एक्सप्लेन करना था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो मेरे को एक प्रपोर्शनेट सेट करना था कि जो मेरा लेबर हम लोग फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो आउटकम आ रहा है, दैट शोज स्लाइट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। तो इसको हमने इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये जो लॉज हैं ये आपकी बुक्स में सेम तरीके से इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। लॉज कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लॉज हमेशा सेम रहते हैं। दिस लॉ इज नॉट बीइंग डिजाइन बाय अस। बहुत पुराने इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ये लॉज डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इस लॉ में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत नहीं है। बट जो चीज एक लॉ में डिफाइन हो गई, तो आपने क्लियरली वही चीज मेंशन करनी है विद द कंसाइज एग्जाम्पल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन था, एग्जिस्ट करता था शॉर्ट रन के लिए। वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर एडिंग अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रख लिए थे। अदर फैक्टर्स क्या क्या थे? टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंस, हम किसी और चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, हमारे पास कैपिटल है नहीं है, हम बॉदर ही नहीं कर रहे हैं। If it is assumed to increase the variable factors of production such as labor or resources, eventually they would become less productive and show decreased marginal returns and average production. बेसिकली होता क्या है, रिटर्न ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस एक्सटेंट तक हम लोग ये चीज इंक्रीज कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक हम ये चीज डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन के ऊपर फर्क ना पड़े। हम लेबर कब तक इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे? मैं प्रीवियस ही एग्जांपल को कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे भी। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मैंने पहला लेबर लगाया, उससे मेरे पास आउटकम आ रही थी 1000। मैंने सेकंड लेबर लगाया, उन दोनों की आउटकम मेरे पास आनी शुरू हो गई 2100। मैंने थर्ड लेबर लगाया, मेरे पास आउटकम आनी शुरू हो गई 3000। मैंने फोर्थ लेबर लगाया, मेरे पास आउटकम आनी शुरू हो गई 3600। देखो, एक जगह की, एक प्रोडक्शन हाउस की भी एक कैपेसिटी है कि मैक्सिमम ये चीज, इस चीज से हम पर डे इतना आउटकम निकाल सकते हैं। तो रिटर्न टू स्केल में इसी एग्जाम्पल को जब मैंने कंटिन्यू किया, थर्ड लेवल तक जब हम पहुंचे, जब 3000 आया, वी आर फाइन विद इट। बट उसके बाद वो रिटर्न टू स्केल मेरे को क्या होना शुरू हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट मीन्स कि वो लॉ कहता है मैं जो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं 3 लेबर तो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट अगर इससे ज्यादा मैं वेरिएबल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे करके मॉनिटर करते हैं। इस चीज को हम लोग एकदम से मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। देखो, इन ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल्स, हेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कैन ओनली एग्जिस्ट इन शॉर्ट रन। बट जब भी हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस लेवल तक हमने प्रोडक्टिव रहना है, कहाँ कौन से लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके 2 पॉइंट्स। फर्स्ट आता है टोटल प्रोडक्शन, एक आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या कहती है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या कहती है? टोटल प्रोडक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट थिंग कम अंडर योर टोटल प्रोडक्शन। एक दिन 1000 थी, अगले दिन 1100 थी, अगले दिन 1300 थी। तो टोटल में क्या करूंगी, इन तीनों का टोटल करूंगी। ठीक है, मार्जिनल में क्या करूंगी, मार्जिनल में मैं डिफरेंस निकालूंगी। एक लेबर जब मैं काम कर रही थी 1000 था, सेकंड लेबर जब इंट्रोड्यूस किया 2100 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस निकल आया 1100।
ठीक है। थर्ड लेबर जब इंट्रोड्यूस किया तो 3000 था, तब डिफरेंस निकला 9000। While adding one more unit, what will be the marginal product या प्रोडक्शन दैट थिंग हैज बीन कंसीडर अंडर इट? मेरे ख्याल से टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको मीनिंग क्लियर क्या होगा? कॉस्ट कंसेप्ट, उसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट एंड एनालिसिस। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट नहीं होगी। कॉस्ट होगी, आपके पास पैसा होगा तो आप कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो यूजली हम लोग कॉस्ट को कभी भी कंसीडर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होती है आपकी रियल कॉस्ट, एक होती है एक्चुअल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है, इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझना। व्हाट इज अ रियल कॉस्ट? रियल कॉस्ट मतलब जो एक एक्चुअल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट तो आगे, जो कॉस्ट हम लोग बियर कर रहे हैं एक चीज को परचेज करने के लिए। जैसे एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सच एज रॉ मटेरियल कितना था, वेजेस हमने कितने दी, सैलरी कितनी पेड की, रेंट कितना दिया, इंटरेस्ट हमने कितना बोरो किया उसके ऊपर। तो आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्चुअल और रियल कॉस्ट। एक्चुअल और रियल कॉस्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट कॉस्ट। और ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल कॉस्ट और रियल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट और रियल कॉस्ट, जितना अमाउंट हमने बियर किया उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट थिंग कम अंडर योर एक्चुअल और रियल कॉस्ट। फिर आता है सेकंड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटीज का नाम से ही, वर्ड से ही क्लियर होता है, मतलब कि ये अल्टरनेटिव कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी का हम लोग यूजली, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपकी जॉब लग गई, ठीक है। यू गॉट टू अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी फर्स्ट इज आपकी HDFC बैंक में जॉब लग गई, द पैकेज इज 10 लाख रुपीज। सेकेंड जॉब लग गई आपकी ICICI बैंक में, द पैकेज इज 6 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गई, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो गई। अब इन दोनों अपॉर्चुनिटीज में आप गेन क्या कर सकते हो? एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो आप कौन सी लोगे? जो पैकेज हाई होगा, डेफिनेटली यू सिलेक्ट HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक आपने ले लिया तो आपने सेक्रीफाइस क्या किया? आपने सेक्रीफाइस किया ICICI बैंक का 6 लाख रुपए का पैकेज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है? जो बेस्ट अल्टरनेटिव मेरे पास प्रेजेंट है, आई हैव टू सेलेक्ट दैट अल्टरनेटिव। क्योंकि मेरे जो लोगों की आदत होती है, जो यूजली हम लोग डिफाइंड करते हैं, वी ट्राई टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स, वी ट्राई टू अर्न मोर, वी हैव अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग चाहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस करना एक अल्टरनेटिव को दूसरे के अगेंस्ट। क्योंकि हम दोनों चीजों को इकट्ठे एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो मेरे को एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Cost is another important significant in the opportunity cost or alternative cost. Basically, opportunity cost of any factor of production of a particular commodity is the maximum amount which the factor could have earned. As such, opportunity cost means the sacrificed by not changing the other alternative. तो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्शन की, ये तो मैंने जनरल आपको एग्जांपल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं इन कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास एक लैंड है 1 हेक्टेयर, तो उसके ऊपर या मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर सकती हूँ या उसके ऊपर मैं लगा सकती हूँ वीट।
तो एक चीज मेरे को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी दूसरी चीज को लगाने के लिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हो गया मेरे पास, दोनों में से मैं एक चीज लगा सकती हूँ, दोनों नहीं लगा सकती हूँ। एक चीज मेरे को कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेगी, मेरे को कौन सी करनी है सेक्रीफाइस, दैट थिंग इज डिपेंड अपॉन मी। तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, हमें पता होता है ये कॉस्ट हमारे पास आएंगी, ये कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका हम इनफ्लो और आउटफ्लो बना लेते हैं, हमारे पास क्लियर कट इनफ्लो आउटफ्लो होता है उन कॉस्ट का। क्यों, हमें वेजेस देनी पड़ेंगी, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर हमारी बिल्डिंग रेंट पे है तो वी हैव टू पे रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉस्ट आपकी आती है, दैट थिंग कम अंडर योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहती है, दीज आर द कॉस्ट सेल्फ अर्न फैक्टर इन प्रोडक्शन प्रोसेस समटाइम वी इग्नोर while कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। हम नहीं सोचते हैं कि हम लोग अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो ऐसी कॉस्ट भी हमें इनकर्ड करनी पड़ जाती है। कोई अनसर्टिनिटी हो गई, कुछ ऐसा एक इवेंट हो गया, तो ये सारी कॉस्ट हम लोग जो कंसीडर करके चलते हैं वो चीज आती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। मैं अब इसी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का आपको एग्जांपल देती हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हमने वर्कर हायर किए, मैंने वर्कर्स को सैलरी देनी है, इंश्योरेंस करवानी है, तो ये सारी आएगी मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट में ड्यूरिंग द टेन्योर ड्यू टू इग्नोरेंस, मतलब कि इग्नोरेंस की वजह से कोई मिस हैपन हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये चीज हमने कैलकुलेट नहीं की थी, बट दीज थिंग्स विल हैपन इन द रियल लाइफ। तो ये चीज आपकी आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट में, जो हमने पहले नहीं सोची होती है, अनकंडीशनल होती है, हमारे दिमाग में नहीं होती है, अनसर्टिनिटीज हो जाती हैं। तो दैट थिंग विल कम अंडर योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्शन को मोट पैकिंग के चार्जेस दे रहे हो, दैट थिंग कम अंडर योर डायरेक्ट कॉस्ट। कई बार हमें क्या बियर करना पड़ता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो हमने इंक्लूड नहीं की होती है। समटाइम्स हमने सोचा था ये सामान हमने हिमाचल में डिलीवर करना है, हमें हिमाचल में वो डिलीवरी ना करके हमें JNK में वो सामान, जम्मू और कश्मीर में वो सामान डिलीवर करना पड़ गया, तो वहां पे क्या हो गया, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो दैट थिंग कम अंडर माई इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो हमने सोची नहीं हुई थी, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स गेट चेंज, तो मेरे को वो काम करना पड़ा, ठीक है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, गेट कीपर ऑफ द फैक्ट्री इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फर्म, डेफिनेटली। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मैं आपके कंसर्न में आपको एग्जांपल देती हूँ। आप डिनर करने जाते हो, यू बाय एनीथिंग एंड यू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग, जब बिल लग के आता है, जब आपको बिल मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर GST भी मेंशन होता है, अदर चार्जेस इज बीइंग इंक्लूडिंग, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाती है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। सेपरेट कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट क्या होती है, जैसे हमने क्लियरली किसी भी चीज की मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया, द कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट। कई बार हम लोग सेमी फिनिश गुड परचेज करते हैं या हम लोग फिनिश गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो हम लोग सेपरेट कॉस्ट क्यों कंसीडर करके चलते हैं, सेपरेट कॉस्ट इज बीइंग कंसीडर टू जस्टिफाई कि हमारा ये सेपरेट कॉस्ट पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए क्या रहने वाला है, और व्हेन वी ज्वाइन ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर व्हाट विल बी द कॉमन कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, दे ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज बीइंग, मतलब कि अगर हम लोग कोई चीज असेंबल करने जा रहे हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, दे ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेपरेट गुड्स,
मतलब अलग अलग से हर एक चीज की कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है। ज्वाइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट, व्हेन वी पीपल आर गोइंग टू असेंबल ऑल द थिंग्स टुगेदर, जो भी हमारे पास आई हैं तो उनकी क्या निकलती है, दैट थिंग कम अंडर योर ज्वाइंट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि हमने फिक्स रेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो देना ही देना है, दैट थिंग कम अंडर माय फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं, सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कम हो जाती है, सम टाइम देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर, वी हैव टू पे सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर, तो वो चीज आ जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट में कुछ एम्प्लॉयज हमारे परमानेंट होते हैं, उनकी सैलरी हमने देनी ही देनी है। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ एम्प्लॉयज हमारे फिक्स नहीं होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देम वी ट्राई टू हायर देम। ठीक है, तो उस टाइम पे वो कॉस्टिंग जो हमारी आती है, दैट थिंग कम अंडर वेरिएबल कॉस्ट। Cost output relationship in short run. Ma'am, enough for today. Cost output relationship in short run. Basically जितनी भी बिग और स्मॉल बिजनेस हाउसेस होते हैं वो बियर करते हैं कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, total cost, marginal cost. These are the type of costs which is being bear by an entrepreneur. फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपने रेंट पे करना है, आपने अपने परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बियर करनी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कभी वो हमारा स्टाफ इंक्रीज हो गया, कभी हमारा स्टाफ डिक्रीज हो गया, दैट थिंग कम अंडर अवर वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वी ट्राई टू फाइंड आउट हमारी एक मंथ में, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन की एक महीने में जो एक्सपेंडिचर हुए 10 लाख थे, अगले महीने 8 लाख थे, अगले महीने 7 थे, फिर 10 हो गए, फिर 8 हो गए, 7 हो गए। वी ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दैट 12 मंथ्स। जब हम उनके 12 से डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ ऑल दैट एक्सपेंडिचर्स, तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं हम लोग। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, जैसे हमारा रेंट है, फिक्स्ड एम्प्लॉयज हैं, उन सबका टोटल करके हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो दैट थिंग कम अंडर अवर एवरेज फिक्स कॉस्ट। सेम इन द कंसर्न ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसका हम लोग ऐड करके डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो दैट थिंग कम अंडर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। Total cost, sum of all the cost, whether fixed or variable, that thing come under my total cost. मैं fixed को भी ऐड करूंगी, वेरिएबल को भी ऐड करूंगी, तब मेरी आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट कहती है while adding one more unit, हमने अगर एक और यूनिट ऐड कर दी, तो what will be the cost which we people are going to bear, that thing come under your marginal cost. A relationship between मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी नेगेटिव भी होती चली जाती है, बट टोटल कॉस्ट जब भी आती है, टोटल कॉस्ट विल नेवर टर्न टू बी नेगेटिव। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आर डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ डिक्लाइनिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो इनवर्स रिलेशनशिप चलता है मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया, तो रिलेशनशिप आप लिख सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें से आपका जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, फर्स्ट दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है, हाउ इट इज इंटर रिलेटेड विद द कॉस्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दोनों लॉज आप इस पे एक्सप्लेन करोगे। गिव डिटेल explanation on cost concept and its analysis,
कॉस्ट कंसेप्ट के केस में कॉस्ट का आप मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, हाउ इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन आप वो एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, जैसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे इन कंसर्न ऑफ कॉस्ट के कंसेप्ट में। मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन करती हूँ मैं प्रिया आपको। प्रिया, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हम जब एक यूनिट और ऐड करते चले जाते हैं। मार्जिनल का मीनिंग होता है while adding one more unit, what will be the cost incurred to that particular unit? सपोज हम लोग पुराना एग्जाम्पल ही लेके चल रही हूँ, अगर मेरे पास पहले एक लेबर थी, मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस की थी, मतलब पहले मैं अगर एक लेबर को सैलरी दे रही थी, मैं अगेन आई स्टार्ट पेइंग सैलरी टू द सेकेंड लेबर टू। और प्रोडक्शन के केस में जब हमने निकाला था, देर इज अ वेरिएशन ऑफ 2100 रुपीज। तो वो जो चीज निकल के आती है, वो चीज आपकी निकल के आती है हमारी क्या, वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट है। लास्ट स्लाइड्स में, लास्ट की जो 2 स्लाइड्स थी, उसमें आपका सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। Yes, I have clear all the topics to you people. What do you mean by remuneration? Remuneration means salary which is being offered to the labor. Wages कह सकते हो आप उसको। मैम प्लीज शो फर्स्ट स्लाइड। First slide was related to production and theory cost. What is the meaning of production and cost analysis? क्या क्या हमारे factors of production रहते हैं, ठीक है। Cost and production theory कैसे simultaneously work करती है, that has been showed in your first slide. Explain law of production. Law of production is being explained with the help of 2 laws. Law of diminishing marginal rate of return, law of return to scale. ठीक है, law of diminishing marginal returns is being explained with for short run, or law of return to scale, that is for a longer tenure of time. What do you mean by perishable? Do you mean by imperishable? पेरिशेबल गुड्स बेटा वो वाले गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स हमारे मैं बेटा, यू आर लर्निंग द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। पेरिशेबल गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वेजिटेबल्स आर बीइंग कंसीडर अंडर अ पेरिशेबल गुड्स। अगर हम लोग नॉन पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं, तो आपकी जितनी भी ये दालें, सब्जी, दालें आ जाती हैं, राइस आ जाते हैं, वीट आ जाते हैं, दैट आर अंडर दैट हैज बीन कंसीडर अंडर नॉन पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। मैम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, दिस टॉपिक इज रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। टाइप ऑफ प्रोडक्शन था बेटा। और आपने लॉ ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है। रियल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की हम कभी भी बात करते हैं। रियल कॉस्ट हमारी मतलब कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो हमने बियर करे हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे, ठीक है, दैट थिंग हैज बीन कवर्ड अंडर योर रियल और एक्चुअल कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रही है। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, वेजेस क्या है, सैलरी पेड क्या है, क्या रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अगर हमने कैपिटल ली हुई है, तो ये सारी चीजें आपकी कंसीडर होती हैं एक्चुअल और रियल कॉस्ट में। क्लियर है?
Rihanna. Live slides, Monica. Thank you, everybody.